देखो, भारत में संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है, जितने भी संसाधन हैं उन्हें क्या करेंगे हम, इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे या इस तरीके से उनकी प्लानिंग करेंगे कि हम भी यूज़ करें और हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी यूज़ कर लें। इसे बोलते हैं संसाधन का नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। अब देखो, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया होती है। जटिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करके चीज़ें रखी जाती हैं। क्या करके चीज़ें रखी जाएंगी? सोच विचार करके। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित सोपान होते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान उनकी तालिका बनाकर की जाती है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी कि एरिया में क्या होगा, सर्वे होगा, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक यानी कि उनकी क्वालिटी के हिसाब से, और उनकी मात्रा यानी कि कितने हैं, मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, उनके नंबर कितने हैं, अनुमान लगाना व मापन करना है। संसाधन विकास नियोजन लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, कौशल का मतलब होता है स्किल, और संस्थागत का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन नियोजन ढांचा तैयार करने का काम करता है। अब तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊंगी। जो जैसे सेंसस हो रहे हैं तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, सारे डाटा को अपने पास रखेगी। क्या रखेगी? और उसके तहत प्लानिंग बनाएगी। सेंसस का मतलब क्या हो रहा है? जनगणना। क्या हो रहा है? जनगणना। संसाधन विकास नियोजन लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करती है। संसाधन विकास नियोजन के तौर पर राष्ट्रीय विकास योजना का समन्वय स्थापित किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है कि जब भी हमारे पास कोई डाटा आता है तो डाटा को हम लेते किस लिए? डाटा को हम लेते हैं पॉलिसी के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। किसके लिए लेंगे? पॉलिसी बनाने के लिए। उसके बाद देखिए स्वाधीनता। स्वाधीनता के बाद, स्वाधीनता का मतलब क्या था, हमारा देश 1947 से पहले क्या था, एक गुलाम देश था। स्वाधीनता के बाद भारत नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजना आई, और ये पंचवर्षीय योजना हमने ली है रशिया से। किससे ली है? रशिया से। यह क्वेश्चन तुम्हारे में नहीं आता, ठीक है, तुम्हारे में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना हमने ली है उससे, रशिया से। समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, बाढ़ स्तरीय समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी आज के टाइम पे क्या नहीं होने देता, किसी भी इंस्टीट्यूशन में इंटर नहीं होने देता। अगर हम किसी वार्ड काउंसलर के पास जाएंगे, क्या वो हमारी बात सुनेगा? नहीं ना। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ना, जब ना किसी भी लीडर को बनाया जाता है ना, तो वो इसलिए नहीं लीडर बनता कि उसे लोगों की सेवा करनी है। वो केवल लीडर इसलिए बनता है कि उसे समाज को दिखाना है कि मेरे पास इतना पैसा था कि मैंने लोगों को खरीद के मैं एक लीडर या नेता बन गया हूँ। उसने कभी भी इसलिए ज्वाइन नहीं किया उसे लीडरशिप को। कोई भी नेता इसलिए नहीं बना है कि उसे केवल जनता की सेवा करनी है। कुछ नेता होते हैं और वो कुछ टाइम के लिए बनते हैं, तो कुछ टाइम के बनने के बाद ही चले जाते हैं, उन्हें टिकने नहीं दिया जाता किसी भी राजनीति में, ठीक है। और वो कुछ बहुत कम होते हैं। हम 100% ये नहीं कह सकते कि नेता हमारे लिए ही बना है। एक क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ से जाएंगे हम देखेंगे यहाँ पर कॉपर मिलता है, यहाँ पे ये मिलता है, तो ये डाटा हमें केवल गूगल से मिलता है। सब कुछ डाटा कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि IAS भी जो है, माने चीने IAS, वो भी AI का इस्तेमाल करके अपलोड कर देते हैं साइट के, हमने इस साइट पे सड़क बनवा दी, ठीक है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त होती है, परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधन में वो तबंतूरी परिवर्तन के अभाव में मात्र संख्या की लालची और स्वार्थी अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है कि ना, देखो हमारे यहाँ जितने भी संसाधन है ना, उनकी मात्रा जो हमें पता है, क्या है पता है, उसके आधार पर तो हमारे लिए संसाधन अल्लाह ने बहुत दिए जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहाँ वो आता है डिफरेंस? कहाँ आता है डिफरेंस? आता है जब हमारा लालच बढ़ जाता है। क्या आता है? लालच बढ़ जाता है। उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जिनमें संसाधन की बहुत कमी है लेकिन आर्थिक रूप से बहुत विकसित है। अब इसका एग्जाम्पल सुनना। झारखंड की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें,
झारखंड में कोयला जैसा जो संसाधन है वो दुनिया में कहीं नहीं होंगे, इतने संसाधन है कोयले के, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, मोस्ट ऑफ द पीपल कैसे है, पुअर है। रीज़न क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गलत तरीके से हुआ है, ठीक है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और वो संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश के नाम बता सकते हैं, ऐसी स्थिति होने के कारण बताइए। चार इन्होंने पूछा है कि हमें ऐसे स्टेट देखने हैं जो 28 स्टेट है, उनमें जिनमें संसाधन तो है लेकिन वो पिछड़े हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है लेकिन वो आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे कई स्टेट है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए झारखंड मैंने बता दिया, बिहार भी इसी का एग्जाम्पल है, तमिलनाडु, केरला, जिनके पास संसाधनों की कमी है लेकिन उन्होंने क्या किया, मानव संसाधन पर काम किया, तो क्या है, पिछड़े हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं है वो, केवल किससे है, प्राकृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि संसाधन के रूप में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से वो मजबूत है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, औपनिवेशिक का इतिहास हमें बताता है कि औपनिवेशिक संसाधन में संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशकों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य का मतलब होता है गुलाम करना। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयोग प्रौद्योगिक विकास और संसाधन और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। औपनिवेशिक के विभिन्न चरणों में भारत ने इन इनका सबक अनुभव किया है, यानी कि जब भी गलती हुई किसी भी इंसान से या हमारे उपनिवेशिक काल में हमसे जो गलती हुई उससे हमने सबक लिया है। क्या लिया है, सबक। अतः भारत में विकसित संसाधन तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधन की उपलब्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि उनकी प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का योगदान। देखो, उन्होंने बोला कि संसाधन की उपलब्धता एक ईजी चीज़ होती है, लेकिन ये जो ईजी चीज़ है इसे ही कैसे हम क्वालिटी में कन्वर्ट करें। तो पहले हमें जितने भी मानव संसाधन, जापान का एग्जांपल देख लें, जापान में कोई भी संसाधन नहीं है लेकिन वहाँ पर स्किल अच्छी है, उन्होंने अपने लोगों को ज़्यादा डेवलप किया है, उन्होंने चीज़ों को डेवलप नहीं किया। चीज़ों को डेवलप करते हैं तो इंसान पीछे हो जाता है, इंसान को खुद अपने आप को मॉडिफिकेशन में लेके जाना चाहिए, अपने आप में ही सबसे ज़्यादा चेंजेस करने चाहिए। जब उसने अपने आप में चेंजेस किए तो क्या हो गया, डेवलप कंट्री बन गया ना, ठीक है। तो हमेशा संसाधन में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, मानव संसाधन यूज़ होता है। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, उसकी गुणवत्ता। संसाधनों का संरक्षण का मतलब क्या होता है, जितने भी संसाधन हमें दिए हैं उनके लिए, देखो क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि हमारी दुनिया में, या इस अर्थ पे सबकी किसके लिए, ज़रूरत के लिए तो सामान दिया है अल्लाह ने, लेकिन किसी के लालच के लिए सामान नहीं दिया। जब लालच बढ़ती है तो पर्यावरण क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन यानी कि गलत तरीके से उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणतः महात्मा गांधी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास्य के लाचारी और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरोध हैं और इस स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में मैरस ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की, यानी कि दोबारा बताया। 1987 में वुड्सलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूसलाधार योगदान दिया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना का मतलब क्या था, केवल सोचा गया
और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुई। प्रकाशित होने का मतलब होना है दुनिया में आ जाना। थॉट कहाँ गए? लोगों के हाथों में। कहाँ गए? लोगों के हाथों में। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा की गई थी। भू संसाधन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। हम आगे अभी